हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज का हमारा चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन मींस प्लान्ड रीपेमेंट। अब ये रीपेमेंट क्या चीज है? रीपेमेंट का मतलब है पैसा वापस करना। तो पैसा वापस करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि सामने वाला पैसा लेने आया और मैंने पूरा पैसा दे दिया। सामने वाला कहता है भाई साहब 10 लाख रुपए देने हैं आपको। मैंने कहा ये लो भाई 10 लाख रुपया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जब सामने वाला पैसा लेने आया तो मैं उसको झिला रहा हूं। झिलाने का मतलब समझते हो? उसको देने तो है हमें 10 लाख रुपया, लेकिन मैंने उसको 10,000 रुपया दिया। कहा लो भाई अभी काम चलाओ, फिर देता हूं। फिर वो दोबारा आया तो फिर उसको 10,000 रुपया पकड़ा दिया, लो भाई चलाओ काम चलाओ, अभी इतना ही है। तो एक दूसरा तरीका है झिला झिला के देने वाला। तीसरा तरीका क्या है? मैं अभी बात कर रहा हूं पैसा देने की, ध्यान रखिएगा, दोगे ही नहीं तो वो एक अलग विषय है। तो एक तरीका था मैंने पूरा पैसा दे दिया। दूसरा तरीका है कि मैं उसको टुकड़े टुकड़े में झिला झिला के पैसे दे रहा हूं। तीसरा तरीका क्या है? जब वो मुझसे पैसा लेने आया तो मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं है, ये लो मेरा मोबाइल ही ले जाओ, लो भाई लो मेरे चश्मे लो, ये ले जाओ। तो दिस इज व्हाट कैन बी डन। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं पैसा देने के। इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं वो समझेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक बात है इसमें, डिबेंचर रिडेम्पशन। मैंने रिडेम्पशन वर्ड बोल दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि आप डिबेंचर इशू ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको डिबेंचर शब्द से फेमिलियरिटी है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको बता दें कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे पब्लिक से डेप्ट रेज किया जा सकता है। हालांकि ट्रेडिशनल तरीका जो डेप्ट रेज करने का है वो है बैंक से। कोई भी कंपनी क्या करती है, बैंक से जाती है, कर्जा ले लेती है। लेकिन बैंक से जब एक कंपनी कर्जा लेती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है। क्यों हाई होता है मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि बैंक भी कहां से पैसा देती है? जो पब्लिक से डिपॉजिट्स आता है उसी से तो निकाल के पैसा देती है कंपनियों को लोन के रूप में। तो जो डिपॉजिट का पैसा पब्लिक से आता है बैंक के पास, उस पर खुद बैंक को क्या करना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर बैंक ब्याज दे रही है पब्लिक को 7-8% का, तो उसके बाद उसकी खुद की मार्जिन होगी। ठीक है, और आपको यह भी मैं बता दूं कि बैंक जितना पैसा पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में लेती है पूरा पूरा लोन दे भी नहीं सकती। 100 रुपए मोटा मोटी वो डिपॉजिट लेती है तो लगभग 60-65 रुपया ही लोन के रूप में दे पाती है। बाकी पैसा तो उसको रखना ही पड़ता है लिक्विड इन्वेस्टमेंट के रूप में, ताकि कभी भी कोई लेने के लिए पैसा आ जाए तो हम वापस कर सकें। एक बात बताइए, बैंक में टोटल डिपॉजिट जितना आया है अगर वो बैंक पूरा लोन दे दे तो कल आप अपने खाते से पैसा निकालने जाओगे तो आपको मिल पाएगा? नहीं। तो बैंक के ऊपर आरबीआई की रेगुलेशन है जो ये कहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वो 60-65% के आसपास होता है उतना ही कर्ज दे सकती है। बैंक को 30% 35% पैसा तो अपने पास ही रखना होता है, लेकिन ब्याज तो पूरे पैसे पे देना है। लोन में 60-65% ही लोन में जा रहा है। तो एक तो जो इतना कम हिस्सा लोन में जा रहा है उतने पे इतना ब्याज बैंक को लेना पड़ेगा कॉर्पोरेट से जो लोग लोन ले रहे हैं, ताकि पूरा ब्याज कवर हो जाए। फिर उनके दुनिया भर के और खर्चे, मैनेजमेंट के खर्चे, वो सब बियर करने पड़ेंगे। इसलिए बैंक से लोन जो होता है किसी भी कॉर्पोरेट को महंगा मिलता है। इसलिए बड़े कॉर्पोरेट्स के पास एक तरीका होता है कि वो सीधे बैंक से नहीं पब्लिक से ही पैसा मांग लेते हैं। अब जनरली मैं बताऊं, बैंक कॉर्पोरेट से चार्ज करती है ब्याज लगभग 13% के आसपास का। अगर एक कंपनी लोन लेने जाएगी तो लगभग 13% का ब्याज, 14% का ब्याज देना पड़ेगा। और पब्लिक को मिलता कितना है बैंक से? पब्लिक को मिलता है डिपॉजिट पे ब्याज 8% के आसपास का। तो यही कॉर्पोरेट जब पब्लिक को कहती है काम करो तुम मेरे पास ही पैसा जमा कर दो डायरेक्ट, हम तुमको 10% देंगे, 11% देंगे, तो पब्लिक पैसा दे देती है। एंड दैट इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दीज मनी आर रेज्ड इज कॉल्ड डिबेंचर। तो कंपनियां डायरेक्ट पब्लिक से जो पैसा लेती हैं कर्ज के रूप में, उसको डिबेंचर कहा जाता है। क्या इस कर्ज को वापस करना होगा? हाँ, इस कर्ज को वापस करना होगा, और इसी को वापसी करने को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। और रिडेम्पशन के ही मैंने कई सारे तरीके बताए। एक तो हो गया पैसा पूरा उठा के दे दो, चलिए लीजिए। दूसरा हो गया टुकड़ों में देना, झिला के देना, ठीक है,
फेजेस में देना, पार्ट में देना, इंस्टॉलमेंट में देना, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा हो गया भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तू ये ले जा, ये ले जा, वो ले जा, ठीक है, ये ले, मेरा माइक ले ले, ये मेरी शर्ट ले ले, बस इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, अभी क्लास में हूँ, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है इसको कहा जाता है कन्वर्जन। तो अगर मैं लैंग्वेज जो अकाउंटिंग में यूज़ होती है उसके फॉर्म में कहूँ तो रिडेम्पशन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है लमसम, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट, और तीसरा क्या होता है, कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन यहाँ पे नहीं देखना है, राइट। आपको पहले 2 तरीके बस देखने हैं, एक बार में पैसा देना और इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लें इस चैप्टर को। सो वी आर लुकिंग एट द चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और मेथड ऑफ रिडेम्पशन की मैंने सबसे पहले बात की आपसे। इसमें मैंने पहला बताया आपको लमसम, एक बार में पैसा उठा के दे दीजिए। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में भी 2 बातें होती हैं। लमसम का मतलब एक बार में पूरा पैसा दे दिया, और इंस्टॉलमेंट का मतलब है पैसा टुकड़े में देंगे। तो टुकड़े में 2 तरीका होता है, एक होता है ड्रॉइंग बाय लॉट्स। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए डिबेंचर तो मैंने 10 लाख रुपए का रेस किया है, लेकिन मेरे पास अभी 1 लाख रुपए ही हैं देने के लिए। तो 1 लाख रुपए हम कैसे देंगे? तो हम सभी के नाम की पर्ची क्या करते हैं, डाल देते हैं। और जब सभी के नाम की पर्ची डाल देते हैं तो उसमें से ड्राइंग की मतलब पर्ची डब्बे में डाल दिया और उसको हम निकालते हैं। जिसका नाम निकल जाएगा उसको पैसा देंगे। मतलब पर्ची तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि 1 लाख रुपया ना निकल जाए, और 1 लाख रुपया तक निकल जाएगा और उतने लोगों को हम पैसा दे देंगे। फिर जब 1 लाख रुपया आएगा तो फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, जो बचे हैं उनके पर नाम की पर्ची डालेंगे और जिसका निकल जाएगा उसको हम दे देंगे। आपके मन में जब हम ये बात बोलेंगे तो एक प्रश्न भी आएगा कि सर एक काम करिए ना, 10 लाख रुपया आपको वापस करने थे और आपके पास 1 ही लाख रुपया है, तो एक काम करिए सबको 10-10% पैसा दे दीजिए। भाई आपके पास 10 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है और 1 लाख रुपया है, यानी 10% पैसा है, जितना देना है उसका 10% पैसा है। तो एक काम करिए ना सर, सबको 10-10% दे दीजिए। जिसका 10,000 रुपया बाकी था उसको 1,000 रुपया दे दीजिए, जिसका 1 लाख रुपया बाकी था उसको 10,000 रुपया दे दीजिए, तो सबका 10-10% दिला जाएगा। तो ऐसा किया नहीं जा सकता। एक्चुअली आपको यह समझना होगा कि ऐसा कर ही नहीं सकते हो। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन कहता है कि आप कभी भी फुल्ली पेड डिबेंचर को पेमेंट करके, रीपेमेंट करके पार्शियली पेड डिबेंचर नहीं बना सकते। सिंस वो डिबेंचर फुल्ली पेड था और मैंने रीपेमेंट कर दिया तो वो पार्शियली पेड डिबेंचर हो जाएगा। तो ऐसा किया नहीं जा सकता है। डिबेंचर जब भी रिडीम होंगे वो पार्शियली नहीं होंगे रिडीम, वो पूरे रिडीम करने पड़ेंगे। क्या ये बात आपको मालूम रहेगा? इसीलिए ड्राइंग बाय लॉट करना पड़ता, नहीं तो सभी को हम पैसा पार्शियली भी दे देते, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? हम ऐसे पूछते हैं, डिबेंचर होल्डर्स ये बताओ तुम लोग को किसको किसको पैसा चाहिए? तो एक बात बताइए, जब हम ऐसे बोलेंगे मेरे पास 1 लाख रुपया है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर्स हैं, हम पूछेंगे किसको किसको पैसा चाहिए, मेरे पास 1 लाख रुपए है देने के लिए, तो सब हाथ उठाएंगे कि नहीं? सारे हाथ उठा लेंगे। तो मैंने बोला कि एक बात बताओ, एक काम करो, तुमको कितना रुपया पाके तसल्ली है ये बताओ, कम रेट लगाओ, जो जितना कम लगाएगा उसको हम पैसा दे देंगे। मतलब 100 रुपये का डिबेंचर है, ठीक है, तो 100 रुपया में तो सारे ही तैयार हैं कि भाई मेरा पैसा वापस कर दो, मेरा पैसा वापस कर दो। तो हम कहेंगे बोली लगाओ, चलो बोली लगाओ, नीचे वाली बोली लगानी है या ऊपर वाली नहीं, जो कम बोली लगाएगा उसका पैसा हम वापस दे देंगे। तो एक जन ने कहा मैं 99 रुपए के हिसाब से एक डिबेंचर का पैसा लेने को तैयार, दूसरा बोला मैं 98 के हिसाब से तैयार हूँ, तीसरा बोल रहा है अरे 94 के हिसाब से तैयार हूँ, पांचवा बोल रहा है 92 के हिसाब से तैयार हूँ, एक आखिरी बोला 89 रुपया लेने को तैयार हूँ, 89 रुपीज। मैंने कहा 89 1, 89 2, तब तक एक जन कह रहा है 85 लेने को तैयार हूँ। मैंने बोला 85 1, 85 2, 85 3। तो अब 85 रुपीज के हिसाब से उसका पैसा रिडीम कर दिया। फिर पैसा आएगा, फिर बोली लगवाएंगे। आपको सुनने में बड़ा खराब लग रहा होगा कि ये क्या सर कंपनी ये सब नाटक करती है क्या, पैसा देती ही नहीं है।
तो आप ध्यान दीजिए, कंपनी ऐसा करती है, मैं ये नहीं बता रहा, लेकिन अगर ऐसा की तो उसकी अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई आप मुनीम आदमी है, आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। होता है नहीं होता है ये इममटेरियल है, ठीक है। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये सब होता है। 99.99% क्या होता है केसेस में लमसम पैसा रिडीम कर रही होगी भाई कंपनी, अरे उसकी भी इज्जत का सवाल है। लेकिन अगर नहीं कर रही होगी तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, राइट। आप इसलिए पढ़ रहे हैं, राइट। जब मैं ये बातें बता रहा हूं तो आप ऐसे मत सोचिएगा कंपनी इतना गलत काम कर रही है सर, पैसा नहीं है, लोगों से बोली लगवा रही है, 100 रुपए के माल को 85 रुपये में ले रही है डिबेंचर्स। फिर अगली बार कंपनी के पास पैसे आएंगे तो फिर वो यही करेगी, बोली लगाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा मैंने क्या बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल ले जा, ठीक है। मैंने कहा ये ले जाओ, मेरे पास एप्पल पेन है ये ले जाओ, ठीक है। मैंने चश्मा निकाल के दे दिया, टी शर्ट निकाल के दे दिया, ले जाओ यार ले जाओ। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, ठीक है। तीसरा बेसिकली डिबेंचर के केस में कन्वर्जन एक ही तरीके का होता है, ऐसा नहीं होता है कि कंपनी टी शर्ट पेन पेंसिल ये सब दे रही है बदले में, ये कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर में। तो कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। हालांकि आप तो सब समझते हैं, बड़े समझदार बच्चे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि आपको थोड़ा सा इक्विटी और डिबेंचर में अंतर भी बताओ। देखिए कंपनी को अगर पैसा रेस करना है ना तो उसके पास दो रास्ते हैं, मोटा मोटी दो रास्ते हैं, इक्विटी के जरिए, डिबेंचर के जरिए। इक्विटी क्या है, इक्विटी के जरिए कंपनी जब पैसा रेस करती है तो कंपनी में हिस्सेदारी किसी को बेच रही है। जब कोई इक्विटी शेयर खरीदता है तो जितना हिस्सा का इक्विटी शेयर खरीदता है उतने का मालिक हो जाता है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी कमाती है तो वो भी कमाता है, कंपनी गवाती है तो वो गवाता भी है, फायदा नुकसान सब उसका। डेप्ट क्या होता है, डेप्ट वो होता है जिसमें सामने वाला कंपनी को कर्ज दे देता है और कंपनी उस कर्ज पे ब्याज देती है और पूरा पैसा देने का वादा करती है, कहती है भाई तुम्हें हम पूरे पैसे देंगे। तो कंपनी कमाए चाहे ना कमाए, कंपनी को वो डिबेंचर का ब्याज भी देना है, और क्या देना है, वो डिबेंचर का जो प्रिंसिपल सम है, जो लमसम पैसा लिया था वो पैसे भी वापस करने हैं, ठीक है ये बात। आइए अब आगे समझते हैं। कंपनी एक कर्ज लेती है, तो जनरली जब भी कर्ज लिया जाता है ना तो आपको पता होगा कि जब हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखनी पड़ती है, होता है कि नहीं, कि ऐसे ही बैंक कर्ज दे देती है, नहीं। बैंक आपसे कहती है भाई कुछ प्रॉपर्टी रखो, कुछ गिरवी रखो, कहीं कल को लोन तुम वापस नहीं किए तो हम कहां से पैसा निकालेंगे, इस तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा निकालेंगे, ऐसा ही होता है। तो जब कंपनियां क्या करती हैं, पब्लिक से पैसा लेती है ना, तो कभी कभी कंपनी भी क्या करती है, कुछ चीजें गिरवी रख देती है। और जब कुछ गिरवी रख के कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा उठाती है डिबेंचर के जरिए, तो जिन एसेट को रख के पैसा उठाती है कहा जाता है इस पे चार्ज क्रिएट हो गया है। क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज, ठीक है, चार्ज क्रिएटेड ऑन एसेट, ठीक है। कंपनी चार्ज क्रिएट कर देती है एसेट पे, ऐसे बोलती है। कंपनी एक मशीन डिबेंचर होल्डर्स को दिखाती है, कहती है डिबेंचर होल्डर्स मुझे ना 1 करोड़ रुपए तुम लोग से चाहिए, ठीक है। जो भी हमें कंपनी को डिबेंचर देगा, 10 साल का ये डिबेंचर होगा, 10 साल बाद हम पूरे पैसे दे देंगे और हर साल 10% का ब्याज भी देंगे, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स को तो बड़ा अच्छा, मतलब जो मार्केट में पब्लिक है उनको अच्छा लगता है, क्योंकि बैंक में ब्याज भाई 7-8% मिल रहा है, यहाँ 10% मिलेगा। लेकिन लोगों को थोड़ा सा भरोसा बैंक पे अधिक होता है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट्स, कि भाई कहीं पैसा डूब गया तो कंपनी इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करती है, कभी कभी चार्ज क्रिएट कर देती है, कहती है देखो डिबेंचर होल्डर मेरे पास 2 करोड़ रुपए की एक मशीन है, इसको हम गिरवी रख देते हैं आपके पास, अगर आपका लोन पे नहीं हुआ तो ये मशीन बेची जाएगी और आपको पैसा मिल जाएगा। मेरे पास कोटेशन भी है कि ये 10 साल बाद मशीन अगर बिकेगी भी तो कितने की बिकेगी, ठीक है। तो कंपनी ने दिखाया कि भाई इसके पास तो कोटेशन है कि 1.25 करोड़ रुपए में तो 10 साल बाद भी ये मशीन बिक जाएगी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे भी बिक जाएगी, डेप्रिशिएशन भी होगा 10 साल का, उसके बाद भी ये बिक जाएगी 1.25 करोड़ रुपए में, 1.25 करोड़ में। तो भाई शेयर होल्डर निश्चिंत हो डिबेंचर होल्डर निश्चिंत हो जाते हैं जो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं,
कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, पैसा तो मिल जाएगा मुझे, क्योंकि अगर कंपनी नहीं भी दे पाई तो ये एसेट बिकेगा और पैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक सिनेरियो समझिए जिसमें यह भी लिखा रहता है कि भाई ब्याज नहीं दे पाई तो भी यहां से निकाला जाएगा, अगर प्रिंसिपल नहीं दे पाई तो भी निकाला जाएगा। तो जब कंपनी ने 1 करोड़ के रुपए के डिबेंचर रेस किए तो किसी ने 1 लाख का खरीदा, किसी ने 2 लाख का खरीदा, किसी ने 5,000 का खरीदा, किसी ने 10,000 का खरीदा। हमने भी 100 रुपए का डिबेंचर खरीदा। कंपनी ने कितना रुपया डिबेंचर के जरिए रेस किया? 1 करोड़ रुपए। हमने भी 100 रुपए का डिबेंचर रेस किया। ठीक है, और आज कंपनी का रिडेम्पशन का दिन है। ठीक है, कंपनी कह रही है कि आज रिडीम हम नहीं कर पाएंगे, बस 1 महीने की मोहलत चाहिए और 1 महीने में हम पेमेंट कर देंगे। कंपनी ने सबूत भी दिखा रही है कि ये देखिए एक फॉरेन बिजनेस ऑर्डर हमारे पास आया था जिसको हमने पूरा कर दिया है। ये ऑर्डर, इसकी पेमेंट भी आ जानी चाहिए थी एक्चुअली आज की डेट में, लेकिन नहीं आ पाई है, किसी वजह से डिले हुई है। बहुत जेन्युइन कारण भी दिखाया और वो पेमेंट आ रही है 1 महीने के अंदर, ये भी दिखाया। तो कंपनी ने कहा 1 महीने होल्ड कर लीजिए, आपका पैसा मिल जाएगा और 1 महीने का भी हम ब्याज देंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ब्याज नहीं मिलेगा, वो 1 महीने का भी ब्याज मिलेगा। लेकिन मैं तो एकदम नाराज हो गया। मैंने कहा मजाक मत करो कंपनी, तुमने बोला था कि 10 साल बाद पैसे दोगे, ठीक है, इसी दिन दोगे, नहीं तो अपने एसेट बेच दोगे। मेरा 100 रुपया तुमको चाहिए, चलो दो पैसा, बेचो मशीन, बेचो मशीन। अब आप ये बताइए, किसी का 100 रुपए का डिबेंचर है इसलिए कंपनी उठा के अपनी एसेट बेच देगी क्या? बाकी किसी डिबेंचर होल्डर को दिक्कत नहीं है, सब कह रहे हैं कि ठीक है जब मिलेगा तब मिल जाएगा, 1 हफ्ते 1 महीने में कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन इसको प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या समाधान है? तो कंपनी जब डिबेंचर रेस करती है ना और किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है तो लगे हाथ नॉमिनेट कराती है डिबेंचर ट्रस्टी। आइए अब एक नया शब्द सीखिए, डिबेंचर ट्रस्टी। ये कौन होते हैं? सभी डिबेंचर होल्डर मिलके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। तो जनरली किसको करेंगे? कोई अगर उन्हीं डिबेंचर होल्डर्स में से कोई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसी को सब इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या जो भी उनमें से जो सबसे बड़ा आदमी होता है या जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है तो लोग उनको इलेक्ट कर लेते हैं एज डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया। यानी हर डिबेंचर होल्डर कोई 100 रुपये का 50 रुपये का लेके नाचने नहीं लगेगा कंपनी के सर पे, ठीक है। एक आदमी को अपनी दुखड़ा सब सुनाएंगे जो होगा डिबेंचर ट्रस्टी, और डिबेंचर ट्रस्टी डिसीजन लेगा कि क्या कराना चाहिए, एसेट सेल करा देनी चाहिए पैसा दिलवाने के लिए कि नहीं कराना चाहिए, ये सब डिबेंचर ट्रस्टी डिसाइड करेगा। यानी हर डिबेंचर होल्डर अपनी परेशानी को किसके सामने रखेगा? डिबेंचर ट्रस्टी के सामने, ताकि एक डिसीजन कंपनी के सामने आए। मतलब हर डिबेंचर होल्डर अलग अलग डिसीजन के साथ नाचने न लगे कंपनी के सर पे, इसलिए डिबेंचर ट्रस्टी क्रिएट किया जाता है। तो ये मोटा मोटी आपको एक रफ आइडिया मैंने दिया कि क्या क्या होता है कंपनी में जब डिबेंचर इशू होता है। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दिया गया है चैप्टर में। डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट एंड कंटेनिंग प्रोविजन एज रिगार्ड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कहता है डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है अंडर इट्स सील, राइट, ऑब्वियसली एक्नॉलेज करती है कि हमने कर्ज लिया है, हम ये प्रिंसिपल सब कब वापस करेंगे, इंटरेस्ट कब वापस करेंगे, कब देते रहेंगे, ये सारी बात उस पर लिखी होती है। अंडर सेक्शन 71(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी मे इशू डिबेंचर विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स ईदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। कंपनी के पास ये अधिकार है कि कंपनी चाहे तो डिबेंचर होल्डर्स के डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकती है होली या पार्टली इनटू इक्विटी शेयर एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी तो उसी समय बता देगी, ये नहीं कि अचानक से कर डालेंगे हम, ठीक है। तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी तो उसी समय बता देगी कि भाई हम ना डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम डिबेंचर का 20% इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, 80% आपको पैसा वापस करेंगे। तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। दूसरा, प्रोवाइडेड दैट द इशू ऑफ डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स होली और पार्टली शुड बी अप्रूव्ड बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड एट अ ड्यूली कन्वेंट जनरल मीटिंग।
जनरल मीटिंग का मतलब होता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ठीक है, वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन होता है जिसमें अगर 50% शेयर होल्डर भी एग्री हो गए तो बात मान्य है, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है कि मोर देन 75% शेयर होल्डर को एग्री होना होता है। ऑर्डिनरी में 51% को एग्री होना है और यहाँ कितने को एग्री होना है? मोर देन 75% को एग्री होना है, तब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। तो अगर कोई कंपनी डिवेंचर रेस कर रही है और बाद में उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है तो जो अभी इक्विटी शेयर होल्डर है उनमें एक रेजोल्यूशन पास करवाएगी कि देखिए हम इन डिवेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर बना देंगे 5 साल बाद जब कन्वर्जन करेंगे इनका। क्या आप सब तैयार हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर? क्या आप लोग तैयार हो कि उनको भी इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया जाए? वो लोग 75% एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं हाँ भाई हम तैयार हैं। मोर देन 75% लोगों ने कहा हाँ हम तैयार हैं, तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। Further provides that no company can issue any debenture which carry any voting right। अच्छा, वोटिंग राइट क्या होता है? वोटिंग राइट का मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग जो होती है उसके लिए हाँ या ना कहना, रिजोल्यूशन कोई भी पास हो रहा है तो उसमें हाँ या ना कहना इज कॉल्ड वोटिंग राइट। तो वोटिंग राइट का अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, डिवेंचर होल्डर्स को ऐसा अधिकार नहीं होगा। कोई भी कंपनी ऐसा कोई डिवेंचर रेस नहीं कर सकती जिसमें कह देगी कि इनको अधिकार है वोटिंग करने का भी कंपनी में, कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का, बिल्कुल भी नहीं। वो कर्ज दे रहे हैं, उनको कर्ज वापस मिलेगा, उनका ब्याज के साथ मिलेगा, दैट्स ऑल। फिर सेक्शन 71(4) क्या कहता है? सेक्शन 71(4) प्रोवाइड्स दैट वेयर अ डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी द कंपनी शुड क्रिएट a debenture redemption reserve account out of the profit of the company available for payment of dividend, and the amount credited to such account should not be utilized by the company for any purpose other than redemption of debenture। कोई भी कंपनी जो डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रही है उसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। आउट ऑफ कहां से निकालना होगा? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कौन सी प्रॉफिट होती है विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड? जो प्रॉफिट आप कमाते हो डिविडेंड उसी से दे सकते हो। मालूम है आपको, हम शेयर को प्रीमियम पे रेस किए, उससे पैसा आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्या हम उससे डिविडेंड दे बांट सकते हैं? नहीं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा जाता है उस प्रॉफिट से जो कंपनी कमाती है अपने ऑपरेशन से, राइट? जो बिजनेस से कमाई होती है ना उससे बांटा जाता है। तो यही बात यहां पे भी कह रहा है कि जो पैसा आपने कमाया है ना उससे आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब इस बात का मतलब क्या होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा? बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन ना होता ना कि जब भी डिबेंचर हो, आपने डिबेंचर के जरिए पैसा रेस किया है और आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, अगर ऐसा न लिखा होता तो क्या होता? ठीक है, जब मैं ये बात बताऊंगा तो आप क्या होता है डीआरआर अपने आप ही समझ जाएंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है। अगर ऐसा ना होता तो शायद मार्केट में इसकी टोपी इसके सर, फिर इसकी टोपी उसके सर, फिर इसकी टोपी इसके सर, ये चल रहा होता। मैं समझाता हूं आपको। मैं एक कंपनी हूं, देखिएगा कितनी समझदारी का काम कर रहा हूं। मैंने मार्केट से 10 करोड़ रुपए का डिवेंचर रेस कर लिया, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, 10 करोड़ रुपए के जो डिवेंचर रेस किया हूं, बोला हूं 5 साल बाद पैसे दूंगा, ठीक है। 5 साल बाद जब देने का समय आया तो मैंने फिर से डिवेंचर के जरिए पैसा रेस कर लिया 10 करोड़ रुपए, और जो पहले जिसने 10 करोड़ रुपए दिए थे उसको पैसा दे दिया, ठीक है। फिर ये इनसे जो अभी 10 करोड़ रुपए लिए इनको भी तो देना पड़ेगा 5 साल बाद। 5 साल का डिवेंचर रेस किए, 5 साल बाद फिर से 10 करोड़ रुपए रेस कर लिए नए डिवेंचर्स, उससे पैसा आया पुराने वाले को दे दिए, ठीक है। एक बात बताइए, अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है और वो कमाती उमाती नहीं है तो एक ना एक दिन कोई ना कोई तो मरेगा कि नहीं? हाँ, अगर वो कंपनी कमा नहीं रही है, कर्जा ले रही है और उसको अदा करने के लिए फिर दूसरा कर्जा ले रही है, फिर जो कर्जा अभी ली उसको अदा करने के लिए तीसरे से कर्जा ले रही है, फिर अब तीसरे वाले का कर्जा पे करना है तो चौथे से कर्जा ले रही है, और वो कंपनी कमाती नहीं है, तो एक ना एक दिन तो वो कंपनी मरेगी और कोई ना कोई आखिरी में मरेगा।
कोई तो एक बंदा होगा जिसका पैसा अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी कमा थोड़ी ना रही है भाई, वो तो इसकी टोपी इसके सर कर रही है। जब तक चल रहा है चल रहा है। तो कंपनीज एक्ट का कहना है कि हमको समझना है भाई साहब, आप पैसा जब मार्केट से उठा रहे हो ना तो कमाते हो कि नहीं ये हमको जानना है। आप अगर कमा रहे हो तो ही हम आपको क्या करेंगे, डिबेंचर के जरिए पैसा उठाने देंगे। और इसलिए कंपनी कहती है कि आपको ना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अभी आगे चल के बताएगा कि किस कंपनी को बनाना होता है, सबको बनाना भी नहीं होता, किनको बनाना है, कितना बनाना है, सब बताएगा। तो वहां पे क्या होता है कि देखिए आपको करना होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। आपको अपने पीएल से पैसा निकालना है और डीआरआर नाम के रिजर्व में पैसा डालना है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं। अरे एक सिंपल सी एंट्री हो गई हमारी बैलेंस शीट में। यहां पे होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद होता है रिजर्व एंड सरप्लस, इसी के अंदर होता है सब सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डीआरआर। बस कुछ नहीं, यहां से पैसा खींच के यहां ले आएंगे। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ा? वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सभी को ये बात देख के समझ में आ जाएगी प्रॉफिट में इतना पैसा था तब तो आया डीआरआर में निकल के। कंपनी कमा रही है कि नहीं ये पता चल जाएगा, उसकी हैसियत और औकात पता चल जाएगी। जब होगा ही नहीं तो यहां से निकालेगी कहां से, डेबिट करके निकालेगी कहां से? ये करना पड़ेगा, इसका मतलब है कंपनी कमा रही है। आई बात समझ में? तो कंपनीज एक्ट ये इंश्योर कर ले रहा है कि भाई जो कंपनी कमा रही है वही डिबेंचर रेस करेगी। अगर आपने डिबेंचर रेस किया है तो आपको डीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कमा के पैसा निकालना होगा। ये पैसा तो कमा के ही निकलता है। पीएल में पैसा कौन सा आता है? जो कमाए हो आप। ये नहीं कि उठा के सिक्योरिटी प्रीमियम से डीआरआर में कर दी, ये सब नहीं अलाउड है। तो कर्जा लेने वाला कमा रहा हो ये बात जरूरी है कि नहीं? हाँ, क्योंकि कर्जा लेने वाला अगर कमा नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं से उसको पे करेगा। तो कहां से पे करेगा? फिर कर्जा लेगा, फिर कहीं से कर्जा लेगा, एक ना एक दिन तो वो बैठेगा। राइट। इसी बात को इंश्योर करने के लिए ये बात यहाँ लिखी हुई है कि जो भी कंपनी डिबेंचर रेस करती है, हालांकि सभी के लिए लागू नहीं है, अभी आगे चल के वो हम बात समझेंगे। कंपनी को क्रिएट करने का होगा डीआरआर, वो कहाँ से क्रिएट करेगी? उस प्रॉफिट से क्रिएट करेगी जहां से डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेगी, पीएल अकाउंट से करेगी, फ्री रिजर्व से करेगी, विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, वहां से निकालना पड़ेगा। And the amounts so credited to such account should not be utilized by the company for any purpose other than redemption of debenture। और ये पैसा जो इसमें गया है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, ये पैसा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में ही काम आएगा, इसके अलावा कहीं और यूज नहीं कर सकते हो कि आपके पास ये सरप्लस पड़ा हुआ था उठा के कहीं और यूज कर लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिक प्रोविजंस। इफ अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन एनी एसेट, क्या कभी कभी चार्ज भी क्रिएट करने की आवश्यकता होती है? हाँ, अगर हमें पैसा रेस करना है और पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा तो हमें चार्ज क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट कर देंगे तो डिबेंचर होल्डर, जो मेरा डिबेंचर होल्डर बनने जा रहा है, वो थोड़ा सा निश्चिंत महसूस करेगा कि भाई टेंशन नहीं है, कल को अगर कंपनी नहीं भी दे पाई ना तो एसेट बेच के देगी। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सर क्या जो कंपनी चार्ज क्रिएट कर देती है उनको भी डीआरआर बनाना पड़ता है? हाँ भाई, एक बात समझिए, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है क्यों एसेट पे? क्या कंपनी का मकसद है कि एसेट बेच के पैसा देना है? क्या कंपनी से ये चाहता है कि ये कंपनी कर्जा उठाए, एसेट पे गिरवी रखे और एसेट ही बेच दे? अरे ये सब तो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी होता है। बैंक जब आपको कर्ज देती है तो आपसे एसेट गिरवी रखती है। क्या बैंक चाहती है कि आप पैसा ना दो और आपका एसेट बेच के वो पैसा वसूली अपना? अरे बैंक का ये काम नहीं है भाई साहब। बैंक को बड़ी टेंशन होती है जब आप पैसा नहीं देते हो तो। ठीक है, बैंक का ये सब काम नहीं है बैठ के आपके एसेट वगैरह को बेचे, उससे पैसा रियलाइज करे और अपना कर्जा पूरा करे। अगर यही हो रहा होता तो जरा सोचिए, बैंक आपको लोन देते समय कितनी सारी फॉर्मेलिटीज करती है। कहती है दिखाओ भाई तुम कितना कमाते हो, तुम्हारी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, कैश फ्लो अपना बताओ, तुम पैसा दे पाओगे कि नहीं। आप कभी बैंक से लोन लीजिए तो वो एक्चुअल में आपकी औकात नापना चाहते हैं कि आप इतना पेमेंट कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, आपने एसेट गिरवी दे दी, आपने 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो, आप 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रख दो, लेकिन अगर आप कमाते नहीं हो आपको 1 रुपया कर्जा नहीं देंगे सब, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा निकालना उनका काम थोड़ी ना है। अरे बैंक वाले भी सेफ्टी के तौर पे ये रखते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप ना दे पाए तो क्या होगा? गिरवी इसलिए रखा जाता है
तो जब आप डिबेंचर होल्डर के सामने भी किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट करते हो ना, तो वो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी ये नेट हो गया कि भाई एक नेट है सेफ्टी का, हमको टेंशन नहीं है, मरेंगे नहीं हम, पैसा मिल जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन जो उसके लीगल तरीके हैं, ठीक है, जो उसका अच्छा तरीका है वो यही है कि कंपनी कमा के उस पैसे को दे। तो इसलिए कंपनीज एक्ट इंश्योर करता है डीआरआर की मेंटेनेंस। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि इफ अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन एनी एसेट और द इंटायर एसेट ऑफ द कंपनी। अच्छा, बहुत लंबा पैसा उठा रहे हैं तो सभी एसेट में सब चार्ज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो द नेचर ऑफ द चार्ज, द एसेट चार्ज आर डिस्क्राइब देयर। तो देखिए जब आप चार्ज क्रिएट करेंगे तो बस ऊपर से चिल्ला के बोल नहीं देंगे, सर्टिफिकेट पे भी, डिबेंचर के सर्टिफिकेट पे ये बात लिखी होगी कि इस एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है और द चार्ज इज नॉट वैलिड, और उस चार्ज को वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि आप एक काम और ना कर दें, अनलेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। अब ये क्या चीज है? क्या आपको मालूम है कि कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास होती है? एक कंपनी को अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरओसी को देनी होती है। ऐसा क्यों? एक कंपनी को अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों आरओसी को देनी है? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो भी इंसान एक आर्टिफिशियल पर्सन से डील करता है ना, तो उसको बड़ी टेंशन होती है, भाई ये कंपनी कैसी है, क्या है, इसके बारे में कैसे जाने। एक बात बताइए, अगर आपको मेरे साथ डीलिंग करनी है या हमें आपके साथ कुछ डील करना है, कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है आपके साथ, तो मुझे आप 3 दिन अपने दे दीजिए। मैं आपके साथ अगर 3 दिन रह लूंगा ना, तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे इंसान हो। आपके साथ मुझे काम करना है नहीं करना है मैं समझ जाऊंगा, बहुत है 3 दिन मेरे लिए। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी इंसान को, वो अच्छा है बुरा है, 2-3 दिन में अगर दिन भर उसके साथ रहो तो समझ जाओगे कि नहीं? समझ जाओगे। देखिए धोखा तो हर जगह हो जाता है, एक्सेप्शन सभी जगह होते हैं, ठीक है। 100 जगह आप भरोसा करेंगे तो कहीं टूटेगा भी भरोसा। मैं ये बात नहीं कह रहा, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन जनरल हमें 2-3 दिन तो बहुत बड़ा समय है। बहुत सारे केसेस में तो मैं 2 घंटे में भी बता सकता हूं ये इंसान काम करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। अरे आप सोचिए ना, हमें अपनी कंपनी में किसी को जॉब देनी होती है तो हम इंटरव्यू ही तो लेते हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट का मैक्सिमम। 15 मिनट तो बहुत रेयर केसेस में ही जाता है, 7-8 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो जाता है। और उस 10 मिनट में मैं ये बात समझ जाता हूं कि ये बंदा हमारे साथ काम कर सकता है कि नहीं। क्या किसी बंदे को काम पे रखने से पहले क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके टैलेंट को समझना होता है? नहीं, मुझे समझना होता है ये इंसान भी अच्छा इंसान है कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक इंसान को परखने में, समझने में 7-8 मिनट भी मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। तो 2-3 दिन में तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको किसी एक कंपनी के गेट पे खड़ा कर दूं, पूछूं कि बताओ ये कंपनी कैसी है, गेट पे खड़े रहो, 3 दिन तक तुमको गेट पे खड़ा कर देते हैं, बता दो कि कंपनी कैसी है? नहीं। एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलता नहीं तो आप देख के कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है। और आप ये मत कहिएगा कि हम देखेंगे अरे ये कंपनी कितनी स्ट्रांग चल रही है, उसके अंदर कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, ये वो देख के हम बता देंगे ये कंपनी कैसी है। ऐसा मत करना। ये सब आजकल स्टार्टअप का वर्ल्ड है, बड़ा अजीबोगरीब दुनिया है यहाँ तो, ठीक है। जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको ह्यूज फंडिंग मिली हुई है, ठीक है, वो बड़े ही खोखले हैं बहुत सारे तो, ठीक है। ह्यूज लॉसेस चल रहे हैं बहुतों के, तो ये हालत है कि ह्यूज फंडिंग के बाद भी वो बंद होने की कगार पे हैं। तो कभी भी आर्टिफिशियल पर्सन को देख के मत नापिएगा, ठीक है। आप जरा चले जाइए सरकारी दफ्तर में, LIC ऑफ इंडिया ह्यूज प्रॉफिट कमाती है, लेकिन देखिए दफ्तर कैसा है उनका, कूड़े कबाड़े की तरह जमीन में चीजें पड़ी हुई हैं, ना रैक है ना कुछ है, सामने एक कैलेंडर टंगा हुआ है डेट देखने के लिए, ठीक है। घड़ी बाबा आदम के जमाने की टंगी हुई है, पंखा धीरे धीरे खटखट खटखट बोल के चलता रहता है। वो कंपनी जो सबसे ज्यादा देश में कमाती है, ठीक है। और जाइए जरा सा दूसरी तरफ उन स्टार्टअप्स को जिनको अभी अभी ह्यूज फंड मिला हुआ है, कमाते चवन्नी नहीं है और आने वाले 10 साल तक नहीं कमाएंगे, उनका स्टैंडर्ड देखिए।
बहरहाल मुझे इससे मतलब नहीं था, मैं समझाना क्या चाहता था आपको, ये समझिए कि कंपनी के सामने आपको खड़ा कर देंगे, कंपनी के अंदर घुसा देंगे, तो देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये कंपनी कैसी है। इंडिविजुअल, देखिए इंसान से ना, इंसान बोलता है, जीता जागता है, तो जीते जागते इंसान को जानने के लिए आप उनसे बात करके समझ सकते हैं। तो अब ये आरओसी का रोल कहाँ पे आता है? मान लीजिए आपको एक कंपनी से डील करनी है, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उस कंपनी के बारे में, कौन देगा आपको सही सही इंफॉर्मेशन? आरओसी। इसीलिए आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी को कहती है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपना पीएल, बैलेंस शीट, व्हाटएवर, कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट किया हो तो सब हमको बताओ। तो यहां पे ये कह रहा है कि अगर आपने बोल दिया, सर्टिफिकेट पे डिबेंचर के लिख दिया कि मैंने इस एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप आरओसी को भी ये फाइल किए हो कि नहीं कि इस एसेट पे चार्ज किया है, क्रिएट किया है हमने। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आरओसी को क्यों बताएं? देखिए समझिए, क्योंकि अगर मेरे मन में 420 होगा ना, तो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया, एक बैंक से लोन ले लिया 10 करोड़ रुपए का, ठीक है, और उनको दिखाई ये मशीन है मेरे पास 10 करोड़ रुपए की, इस पे हम चार्ज आपको गिरवी रख रहे हैं, और चलिए 10 करोड़ का लोन दे दीजिए। उसने दे दिया, मैंने आरओसी में ये बात इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। फिर हम दूसरी बैंक के पास गए, दूसरी बैंक को भी कहे ये मशीन देखिए मेरे पास है, 10 करोड़ रुपए का लोन दे दीजिए। अब वो बैंक तो आरओसी में पता करेगी कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कोई चार्ज वार्ज क्रिएटेड है क्या, उसको कोई इंफॉर्मेशन आरओसी से नहीं मिलेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मशीन मैंने ऑलरेडी गिरवी रख रखी है। एक बात बताइए, मशीन को जब हम गिरवी रखते हैं तो क्या बैंक वाला लेके चला जाता है क्या? नहीं भाई, गिरवी रखने का मतलब ये होता है कि ले जाके नहीं दे देते हैं, हम कह देते हैं कि भाई ये आपके पास ये है, मतलब यू दिस इज मॉर्गेज्ड बाय यू, दिस इज मॉर्गेज फॉर दिस पर्टिकुलर लोन। अगर आपका लोन पे नहीं करेंगे तो ये मशीन बिकेगी, लेकिन मशीन दे थोड़ी ना दिए हैं, मशीन से ही तो हम धंधा कर रहे हैं अपना। तो दूसरी बैंक को फिर लोन ले लिए, वही मशीन दिखा के, वही मशीन दिखा के, फिर तीसरे बैंक से लेंगे, चौथे से लेंगे, फिर पब्लिक से जाके डिवेंचर से भी पैसा उठा लेंगे उसी पे। तो चार्ज क्रिएट करने की बात क्या आरओसी को बताना जरूरी है? हाँ, तभी तो क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब हम चार्ज क्रिएट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बात पब्लिक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। 10 रुपया दे के कोई भी आरओसी से इंफॉर्मेशन ले सकता है कि ऑलरेडी इस एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है कि नहीं, कंपनी ने क्या क्या एसेट पे चार्ज क्रिएट कर रखा है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपीएल, बैलेंस शीट सब मिल जाएगा आपको। उसकी एक फाइलिंग फी होती है, आप आरओसी में बस जितना रुपया मांगता है उतना आप पे करिए, ऑनलाइन ही आप निकाल सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए आपसे यहां पे यही बात कही जा रही है कि दैट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। इट इज ऑल्सो कस्टमरी टू क्रिएट अ ट्रस्टीशिप इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्सन इन केस ऑफ मॉर्गेज डिवेंचर। अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया है, गिरवी रखा है डिवेंचर के लिए कुछ, तो आप ट्रस्टीशिप भी क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। किसी एक दो लोगों को ट्रस्टी बना दीजिए उसका, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। नहीं तो बड़ी टेंशन हो जाएगी भाई साहब, चवन्नी छाप आदमी आके आपको बोलेगा कि अब एक काम करिए, हम तो 1 रुपया का डिवेंचर खरीदे हुए, अगर मान लो इनकेस आपकी फेस वैल्यू 1 रुपया थी, आप 1-1 रुपये का डिवेंचर बेचे हुए और एक डिवेंचर ले लिया वो, तो वो आके बोलेगा कि नहीं आप तो 10 करोड़ की मशीन बेच दो, तो क्या बेचोगे क्या आप? ठीक है, तो फजियत में ना पड़ो, इसलिए आप क्या करते हो, डिवेंचर ट्रस्टीज क्रिएट कर लेते हो। ट्रस्टी अब ये सब वो उन्हीं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रस्टी कहेगा तो आपको करना है ऐसा, नहीं तो नहीं करना है। और वो ऑब्वियसली वो समझदार व्यक्ति होगा, वो अच्छे डिसीजन लेगा सभी डिवेंचर, और उसका बड़ा पैसा खुद भी लगा हुआ है। ऐसा भी नहीं, किसी को भी डिवेंचर होल्डर्स भी, जब इलेक्शन है ना ये, तो उसी को डिवेंचर ट्रस्टी बनाएंगे जिसका खुद ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, ताकि भैया वो उसको ज़्यादा टेंशन होगी, हमसे ज़्यादा टेंशन है, हमारा तो 100 रुपया लगा हुआ है, उसका तो उसमें 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है 10 करोड़ में से, तो वो ज़्यादा टेंशन ले रहा होगा, तो उसी को सब डिवेंचर ट्रस्टी बनाते हैं। तो the trustee of debenture holder shall have all the powers of a mortgage of property and can act in whatever manner they think necessary to safeguard the interest of debenture holder। और वो accordingly डिसीजन लेंगे कि डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए क्या करना चाहिए। Now coming to debenture of redemption। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कैसे हो सकता है? कैश में भी हो सकता है, इक्विटी शेयर में वो कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर अ टाइम पीरियड, ठीक है। डिवेंचर में बी रिडीम्ड आफ्टर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के सब बाद रिडीम हो सकता है। एनी टाइम आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, ये भी हो सकता है 10 साल बाद रिडीम होगा, 10 साल पे रिडीम होगा, ये हो सकता है 10 साल पे रिडीम होगा।
और 10 साल के बाद कभी भी रिडीम होगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, जब कंपनी कहती है कि 10 साल के बाद हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं, तो भाई 10 साल के बाद, लेकिन हाँ ये नहीं कि ब्याज नहीं देंगे, ब्याज तो हम देते रहेंगे पीरियडिकली। अगर कंपनी 3-3 महीने पे ब्याज देती है तो वो हमेशा देती रहेगी जब तक रिडीम ना हो जाए। 6 महीने पे देती है तो हर 6 महीने पे देती रहेगी ब्याज। ये मत कहिएगा कि ब्याज का नुकसान हो जाएगा। हाँ, रिडेम्पशन कैसे होगा, कई तरीके हैं कि 10 साल बाद रिडीम कर देंगे, 10 साल के बाद कभी भी रिडीम कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दें, इसका मतलब हुआ 10 साल पे रिडीम करेंगे, पे रिडीम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 साल के बाद कभी भी रिडीम करेंगे, 10 साल के बाद कभी भी रिडीम करेंगे। ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस, ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस क्या है कि अगर भाई इनको कोई स्पेसिफाइड नोटिस आता है रिडेम्पशन के लिए, ठीक है, ट्रस्टी वगैरह के थ्रू, तो ये रिडीम कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा वो अगर इशू के समय बोले हैं तो ये सारी चीज़ इशू में ही फिक्स हो जाती है। भाई एनुअल ड्राइंग भी रिडीम होता है। एनुअल ड्राइंग का मतलब हर साल हम कुछ कुछ रिडेम्पशन करते रहेंगे। जैसे उसमें भी 2 तरीका था कि भाई लकी ड्रॉ निकालेंगे। लकी ड्रॉ भी कौन निकालता है पता है, डिवेंचर ट्रस्टी निकालता है। फिर अगर कंपनी कहती है बाई लॉट हमको रिडीम करना है तो डिवेंचर ट्रस्टी निकालेगा। ठीक है, ताकि डिवेंचर होल्डर्स को भरोसा रहे भाई हमारा ही अंदर का आदमी निकाल रहा है, ये नहीं कि कंपनी निकाल रही है। A company may also purchase its debenture as and when convenient in the open market. When the debentures are quoted at a discount on the stock exchange, it may be profitable for the company to purchase and cancel them. एक तरीका और होता है डिवेंचर रिडीम करने का, अगर डिवेंचर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, तो प्राइस तो फ्लक्चुएट करती रहती है। अब कंपनी का 100 रुपये का डिवेंचर है, कंपनी देखती है आज मेरे डिवेंचर का भाव 80 रुपया चल रहा है, तो खर्च से डिवेंचर खरीद लेती है, अपना ही डिवेंचर खरीद लेगी और उसके बाद उसको कैंसिल कर देगी। कैंसिल मतलब फाड़ के फेंक देगी, खत्म, रिडीम हो गया। अरे पहले हमने आपको 100 रुपये में डिवेंचर दिया, ठीक है, हमेशा ब्याज देते रहते हैं, आज देखिए स्टॉक एक्सचेंज में उसी का 80 रुपया चल रहा है, अपना ही डिवेंचर खरीद लिए और कैंसिल करके फाड़ के फेंक दिए उसको, खत्म। यही कैंसिल करने मतलब फाड़ के फेंक देना, हो गया, डिवेंचर रिडीम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका ये भी है, वो लिस्टेड अगर है डिवेंचर तो ये पॉसिबल होता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये बात मैंने आपको बता दी है। डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है आपको आउट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, और इस पैसे को आप कहीं भी और यूज़ नहीं कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इससे क्या इंश्योर होता है, सच एन अरेंजमेंट वुड इंश्योर दैट द कंपनी हैव सफिशिएंट लिक्विड फंड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट द टाइम दे फॉल ड्यू फॉर पेमेंट। इससे ये क्लैरिटी मिलती है कि भाई कंपनी के पास पैसे हैं, ठीक है, वो रिडेम्पशन प्रॉफिट से करेगी। तो appropriate amount is transferred from profit every year to DRR and its investment is termed as debenture redemption reserve investment। अब ये क्या होता है, हम पीएल से प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, और फिर हम क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसा को जो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि डिबेंचर होल्डर परेशान ना हो कि भाई देखो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमने, ठीक है, यहाँ से पैसा देंगे, मेरे पास पैसा है। तो DRR इन्वेस्टमेंट, डेबिट टू बैंक, हम कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और डिवेंचर को रिडीम करने के लिए अगर हम पैसा इन्वेस्ट किए तो उसको कहा जाता है DRR इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 करोड़ रुपए मार्केट से उठाएं तो 1 करोड़ रुपए DRR इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे कि लो भाई पूरा पैसा हम DRR इन्वेस्टमेंट कर दिए, तुम्हारा पैसा मिलेगा। अरे तो फिर लिए ही क्यों थे, पैसा क्यों लिए हैं, जल्दी बताइए, धंधा करने के लिए ना, तो इन्वेस्टमेंट कैसे कर देंगे? तो फिर सर ये कौन सी बात हो रही है कि आप प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे, DRR इन्वेस्टमेंट करेंगे? ध्यान दीजिए, हम पैसा प्रॉफिट से निकाल रहे हैं और पैसा आपसे जो लिए हैं वो पैसे का DRR इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट से निकाल के कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इतना प्रॉफिट कमा ही रहे हैं 10 करोड़ रुपया, तो आपसे लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी फिर? एक बात बताइए, हम 10 करोड़ रुपया कमा रहे होंगे तो 10 करोड़ रुपया का कर्जा ले रहे होंगे क्या, कि आपसे हम पैसा ले लिया और फिर कमा के हम 10 करोड़ रुपया कमाए तो उठा के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिए कि आपका पैसा मिल जाए? अरे भाई हमको अपने धंधे में जरूरत है पैसे की, तो करना होता है बहुत लिमिटेड अमाउंट, ठीक है, इससे भी क्लैरिटी हो जाती है, कंपनी से खुश हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है आपको प्रॉफिट कमा रहे हो, आप कर दोगे रिडेम्पशन। तो DRR क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है 10%।
हमको अपने प्रॉफिट से 10% DRR बनाना है। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर आपने रेस किया है तो 10 लाख रुपए का आप DRR बना दीजिए, मतलब इतनी प्रॉफिट तो होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का कर्जा लेना चाहते हो तो कम से कम 10 लाख रुपए कमाने वाली कंपनी होनी चाहिए, तभी आपको देंगे इतना कर्जा। ठीक है, आपको 10 लाख रुपए PL से DRR में डालना होगा। इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है? 15% इन्वेस्टमेंट करनी होती है, यानी आपके पास लिक्विडिटी 15% के आसपास की होनी चाहिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए उठा लियो मार्केट से, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करोगे आप। ठीक है, तो ये 15% के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मिनिमम 15% है और मिनिमम 10% आपको DRR क्रिएट करना है। ठीक है, तो DRR तो देखिए हम क्रिएट करते हैं PL से निकाल के, तो ये तो एग्जैक्टली 10% कर लिया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा भी कर ले, ये उनके ऊपर है, लेकिन ये मिनिमम करना पड़ेगा। तो ये तो जैसे DRR क्रिएट करना, इससे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको भी मालूम है। ये तो दिखावटी एंट्री होती है, बस हम ये दिखाते हैं कि हम कमा रहे हैं इतना। तो ये तो एग्जैक्टली 10% होता है, एग्जैक्ट 10%। और ये वाला क्या होता है? ये मिनिमम 15% होगा, मिनिमम 15%। अब कंपनी ज़्यादा करना चाहे तो कर ले। अच्छा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, DRR इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं उसको और DRR फंड भी कहते हैं। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी कहा जाता है, तो हम लोग DRR इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे अपनी क्लास में। एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कितना रिजर्व बनाना है? सुनिए, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड अदर देन दिस। मतलब लिस्टेड कंपनी को तो बनाना ही नहीं है, सबसे पहली बात DRR। ओ माय गॉड, लिस्टेड कंपनी को DRR नहीं बनाना है। अच्छा, किसको बनाना है? अनलिस्टेड को। और अनलिस्टेड में भी 4 कंपनी छोड़ दो। अगर AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको नहीं बनाना, बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना, NBFC को नहीं बनाना और हाउसिंग फाइनेंस को नहीं बनाना, अगर ये अनलिस्टेड है तो। और लिस्टेड तो चाहे कोई भी हो, नहीं बनाना, याद रहेगा आपको। DRR नहीं बनाना है, उसकी बात करते हैं। बनाना किसको? छोड़ दीजिए, किसको नहीं बनाना? लिस्टेड कंपनी नहीं बनाना। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी में भी ये 4 कंपनी, AIFI, बैंकिंग, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनको नहीं बनाना। अनलिस्टेड में इन चारों को छोड़ के जितनी भी कंपनी बच जाती है उनको DRR बनाना है 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इशूड। 10% का आपके पास DRR होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या चीज बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इशूड। मान लीजिए आपके पास 5 लाख का डिवेंचर था, तो आपका DRR कितना होना चाहिए? 50,000। ठीक है, अब आपका डिवेंचर 5 लाख की जगह सिर्फ 4 लाख का रह गया, आपने 1 लाख रुपए का डिवेंचर रिडीम कर दिया, तो अब आपका DRR भी 40,000 की जरूरत है। आप 10,000 रुपए का डिवेंचर खत्म कर लोगे। अब कैसे खत्म किया जाता है? DRR बनाया जाता है PL डेबिट टू DRR, और फिर जब मकसद पूरा हो जाता है, काम पूरा हो गया, ये सब कुछ होता नहीं है। देखिए, ये तो बस एंट्री है, दिखावटी एंट्री। तो हम DRR से उठा के पैसा ले जाते हैं वापस से जनरल रिजर्व में, GR। ये सब कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, ये एक बैलेंस शीट है, सब यहीं पे तो होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और क्या है उसका, क्या नाम है, DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है। ठीक है, PL से निकाल के पैसा यहाँ लाते हैं और फिर DRR से निकाल के GR में घुसा देते हैं। वहीं रहता है सब पैसा। ठीक है, लेकिन ये देखने में बनता है ना, PL से निकाल के DRR में लाएंगे जब हमको क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है, बिफोर रिडेम्पशन ये काम करते हैं, और जब रिडीम कर देते हैं तो उठा के GR में डाल देते हैं पैसा, काम खत्म। ऑन रिडेम्पशन, आप भी ये सब बना सकते हैं, आपको भी बस पिक्चर से भी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है और किनको करना होता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों को करना है। फर्दर, एज पर रूल 18(7) ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल्स, द फॉलोइंग कंपनीज, इन सभी को DRR इन्वेस्टमेंट करना है। DRR किसको बनाना है? क्लियर हो चुका है। अब DRR इन्वेस्टमेंट किसको करना है? सभी लिस्टेड NBFC करेंगी,
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सभी लिस्टेड HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करेंगी। ऑल अदर लिस्टेड कंपनी, बाकी लिस्टेड कंपनी भी करेंगी इनको छोड़ के। AIFI बैंकिंग कंपनी और अदर FIs का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको नहीं करना, बस आप रट लीजिए, देखिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ऑल अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFC एंड HFCs, ठीक है, सभी अनलिस्टेड कंपनी करेंगी अदर देन NBFC एंड HFC करेंगी, ठीक है। यानी NBFC और HFC छोड़ के जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है वो क्या करेंगे, DRR बनाएंगी, DRR रिजर्व क्रिएट करेंगे। आपके एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आएगा उसमें यही बताएगा कि वो कंपनी अनलिस्टेड है, ठीक है, और अदर देन NBFC HFC तो लिख ही देगा, साथ में ये दो नाम भी लिख देगा, AIFI और ये बैंकिंग कंपनी भी नहीं है। तो अगर ऐसा लिख दिया तो ऐसे समझिए ये दोनों भी लिख दिया, अदर देन दिस है और अदर देन इन दोनों भी हैं, ठीक है। तो अगर ये AIFI बैंकिंग NBFC हाउसिंग फाइनेंस कुछ भी नहीं है, NBFC देखिए ये तो कॉमन हो गया ना, देखिए ये तो कॉमन हो गया, NBFC अदर देन NBFC HFC यहाँ भी बोल रहा था, यहाँ भी बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हमने मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया का अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन NBFC HFC और साथ में जोड़ दिया ये दोनों भी, AIFI भी नहीं है, बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि DRR भी बनेगा और DRR इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, DRR क्रिएट नहीं करना है, तो फिर क्वेश्चन ही क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, डिबेंचर का इशू करना आपको आता ही है, डिबेंचर का रिडेम्पशन क्या होगा भाई, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, काम खत्म हो गया, पैसा दिला गया, पैसा ही देना है ना डिबेंचर का, तो डिबेंचर डेबिट टू बैंक, इन शॉर्ट उसी को थोड़ा सा खींच दो तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, खत्म, पैसा दिला गया, यही एंट्री होगी। तो ये इतनी एंट्री करा के तो एग्जाम में संतुष्टि मिलेगी नहीं, तो आपसे ज्यादा एंट्री कराने के लिए DRR बनवाएगा, DRR इन्वेस्टमेंट कराएगा, तभी तो ज्यादा एंट्री होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अनलिस्टेड अदर देन ये 4 कंपनी बोलेगा, जिसपे दोनों लागू हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा कि अच्छा ये सर भूल गए तो, ठीक है। तो बस आप ऐसे याद रखिए, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इट विल से अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ये 4 कंपनी, AIFI बैंकिंग, NBFC HFC, इसको बोलने से दोनों चीज की कवरेज हो गई, DRR भी बन रहा है और DRR इन्वेस्टमेंट भी होना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कब तक कर देना है ये सब बातें ध्यान दे दीजिए, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, ठीक है, 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट कर देना है, मतलब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, 30 अप्रैल, 30 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जितना भी डिवेंचर इशू किया गया है उसके रिस्पेक्ट में, विच शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर मेच्योरिंग ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च। तो कब तक करना है इन्वेस्टमेंट, आपको समय भी बता दिया कि करेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितना भी आपका डिवेंचर रिडीम होने वाला है उसका 15% आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा 30 अप्रैल तक ही, राइट। कैसे होती है ये इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट कीजिएगा किसी शेड्यूल्ड बैंक में, किसी बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए पैसा, अच्छा, लेकिन फ्री फ्रॉम चार्ज और लियन बहुत समझदारी की बात कर रहा है, कह रहा है किसी बैंक में जमा कर दिए पैसा और फिर उस जैसे FD करा लिए किसी बैंक में और उसी FD को गिरवी रख के फिर बैंक से लोन भी ले लिया उसी के ऊपर, तो बैंक में FD कराए, ये लो भैया, जैसे 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर रेस किए, हम क्या किए 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर रेस किए, ठीक है। तो अब कानून क्या कह रहा है कि क्या इस बार रिडेम्पशन होना है, हाँ इस बार 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर रिडीम होना है, तो कह रहा है 15 लाख रुपए का तुमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 30 अप्रैल तक। इस साल में अगर ये रिडीम होने वाला है कभी भी तो 15 अप्रैल तक आप 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो, कह रहा है बैंक में FD करा दीजिए, तो हमने बैंक में FD करा दी 15 लाख रुपए की, लेकिन मेरी हालत तो बड़ी खराब है, तंगी है हमको पैसे की, 15 लाख रुपए की FD कराए, फिर बैंक को कहे कि इस 15 लाख रुपए की FD पे हमको लोन दे दो 14 लाख रुपए का ही चलो दे दो ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं, बैंक दे देगा कि नहीं, दे देगा, बैंक को क्या टेंशन है, बैंक को आप 15 लाख रुपया दिए उस पर FD कराए हो तो बैंक के पास ही तो पैसा पड़ा हुआ है, उसमें वो 14 लाख रुपए का आपको लोन दे देगा, अरे 14 नहीं देगा तो 13 लाख रुपए तो दे ही देगा आपको लोन, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप पैसा नहीं भरोगे लोन का तो वो FD में से काट लेगा पैसा, काम खत्म हो गया, उसी के हाथ में पैसा पड़ा हुआ है। तो कह रहा है ये नहीं करने देंगे, ये सब नौटंकी मत कर देना,
कि पैसा की तंगी है तुम, तो जब तुम्हारी पैसा की इतनी तंगी होगी तो तुम रिडीम कैसे करोगे डिबेंचर? ठीक है, तो ये सब चीज इसलिए कराया जाता है ना, ताकि पहले से लोग अलर्ट हो जाए। डिबेंचर ट्रस्टी जब तुम नहीं करा पाओगे, डिबेंचर ट्रस्टी अलर्ट हो जाएगा, भैया यार लोचा है। ये ना हो कि अचानक से आज पैसा लेना था, आज हम इंतजार कर रहे थे, सुबह से बैंक अकाउंट के एसएमएस का इंतजार कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं लेके, अब आएगा भाई एसएमएस, अब आएगा, अब पैसा खाते में आने वाला है, खाते में आने वाला है, और तब पता चल रहा है इतनी कहानी चल रही थी भाई साहब। तो ये सब अलर्ट करने के लिए है कि देखो भाई डीआरआर बनाता है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे कर्जा तो नहीं लेना है, ये मना कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फ्री फ्रॉम चार्ज और लियन होना चाहिए। अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज, अनइंकम्बर्ड उसी को कहते हैं। सब अलग अलग अंग्रेजी काहे बोल रहे हो भाई साहब तुम? अनइंकम्बर्ड बोलते हो, कहीं फ्री फ्रॉम चार्ज और लियन बोलते हो। अनइंकम्बर्ड का मतलब यही होता है कि उसको गिरवी ना रखा गया हो, ठीक है, कोई लोन उसके ऊपर ना लिया गया हो। तो आप सिक्योरिटी ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन उस पर कर्जा ना ले लेना। ठीक है, कि खरीद के फिर कर्जा ले लिए। ठीक है, कोई भी अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटी ले सकते हो, फलाने फलाने सेक्शन में बताया गया है। ये सब देखिए कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, आपको क्या ले सकते हो ये मतलब नहीं है। ठीक है, आपको तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट बोलोगे चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आप क्या बोलोगे? डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो आप मस्त रहो बच्चों, आप टेंशन ज़्यादा ना लो। ठीक है, आप बॉन्ड ले सकते हो, अनइंकम्बर्ड मतलब जिसपे कर्जा मत ले लेना। बॉन्ड लेना, फिर बॉन्ड लेके कर्जा मत ले लेना उसी पे, क्योंकि मिल जाता है इन सब चीज़ों पे। आपको पता है कोई भी इन्वेस्टमेंट पे आप बैंक से जाके कर्जा ले सकते हो, क्योंकि आप पैसा नहीं दोगे तो वो इन्वेस्टमेंट का जब पैसा आएगा तो बैंक ले लेगी, तो आराम से वो लोग दे देते हैं। 80% पैसा तो मिल ही जाएगा किसी भी इन्वेस्टमेंट का कर्ज के रूप में। तो लेना मना है, यही कह रहा है आपसे। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ज़्यादा तो आप कर ही सकते हो, कम से कम 15% रहना है। और ऐसा ना हो कि आपका कभी 15% से कम हो जाए। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का हमने डिवेंचर रेस किया, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया कितना, डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया? 20 लाख। कर सकते हैं 20 लाख? हाँ कर लीजिए, अच्छी बात है, कम से कम 15% है ना। तो 1 करोड़ का 15 लाख रुपए होता है, आप तो 20 लाख की हो, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया 6 लाख रुपए का, क्या ये कर सकते हैं? नहीं, 15% से कम होना नहीं चाहिए आपका डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखिएगा। आप बेच सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 5 लाख रुपए तक का सेल कर सकते हो, ये बात यहाँ लिखी हुई है। शुड नॉट फॉल बिलो 15% एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। साल में कभी भी 15% के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपने 15% ज़्यादा लिया है तो बेच सकते हो, बेचो ना, लेकिन 15% से नीचे ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना। In case of partly convertible debenture, DRR shall be created in respect of non-convertible portion of debenture issue। ये क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए का डिवेंचर रेस किया है, यहाँ बताता हूँ। हमने डिवेंचर रेस किया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। इस 1 करोड़ रुपए में से कन्वर्टेबल कितना है? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का तो इक्विटी शेयर बन जाएगा, ठीक है। डिवेंचर कैश में नहीं पैसा करना है। नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन कितना है? 80 लाख रुपए। ये हमको पे करना है, ठीक है, ये हमको बैंक से पेमेंट करनी है इसकी 80 लाख रुपए की। तो आपको जो 15% बनाना है डीआरआर इन्वेस्टमेंट, वो किसका बनेगा? 15% 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर का नहीं बनेगा। जितना आपको पैसा देना होता है बैंक के थ्रू, मतलब कैश पेमेंट जितनी करनी है, मतलब रिडीम करना है इन कैश, उसका आपको 15% बनाने की जरूरत है। तो 12 लाख रुपए का डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनेगा। ये आखिरी लाइन थी, ठीक है बच्चों। तो इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, डीआरआर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, राइट। तो ये थी एक इंट्रोडक्शन डिवेंचर रिडम्पशन की, और इसके बाद हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जनरल एंट्री सीखने के बाद आप कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ये सब आगे की क्लास में होगा। आई होप अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिवेंचर रिडम्पशन का सिखाया, ये आपको समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जनरल एंट्रीज और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कर पाएंगे। विल स्टॉप हियर।